Hello everyone, I am Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be resuming the 5th poem from your Beehive book, which is titled A Legend of the Northland and is written by the American poetess Phoebe Cary. But before we begin with the poem and everything that follows, I would request and I would recommend two things. पहला, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. उसके साइड में जो बेल बटन आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग अपकमिंग न्यू वीडियोस एंड न्यू इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली आता रहे एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना नोटबुक और बुक अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि while we are understanding the stanzas and reading the explanation of the poem, आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें, जो आगे जाके आपको रिवीजन टाइम में काफ़ी यूजफुल प्रूफ होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा. ओके, सो लेकिन नहीं आए हैं तो वीडियो पॉज करके पहले नोटबुक का बुक लेके आए. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोएम. हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंट्रल थीम को समझा था एंड हमने ये देखा था कि फर्स्ट 3 स्टैंजास के थ्रू जो फीबी हैं वो क्या कह रही हैं. एंड एज वी हैड स्टडीड बिफोर, दिस पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज बेसिकली अ बैलेड. इट इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड. और ये चीज़ जो है हमारी पोएटिस ने फर्स्ट स्टैंजा में भी क्लियर करी है. नॉर्थलैंड से हम क्या समझते हैं कि द कंट्रीज विच आर इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द अर्थ, the countries which are near the north pole of the earth in the northern region. ठीक है, वहाँ की बात की गई है. Though we are not clear and हमें exactly नहीं बताया गया है कि exact कौन सी कंट्री की ये स्टोरी है, ठीक, but we are sure कि ये नॉर्दर्न पोल के आसपास की ही स्टोरी है. ओके, फर्स्ट 3 स्टैंजास में हमने देखा कि पोएटिस ने हमें एक ओवरव्यू दिया है इस स्टोरी का, एक बैकग्राउंड दिया है कि ये स्टोरी कहाँ की है और वहाँ का रीजन कैसा है. ठीक है, और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्थलैंड की स्टोरी है, ऐसी जगह की स्टोरी है जहाँ पे डेज टाइम जो होते हैं बहुत कम होते हैं, डे टाइम बहुत शॉर्ट होता है और जो नाइट होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. इतनी लंबी होती हैं कि उन नाइट्स को आप सिर्फ सो के नहीं गुजार सकते, आपको उठना ही पड़ेगा और कुछ काम करना ही पड़ेगा. ओके, ऑल्सो उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पे जो है लोग रेनडियर को यूज़ करते हैं स्लेजेस के साथ बांध के, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे स्नो होती है. ठीक है, एंड वहाँ पे जो है बच्चे जो है वहाँ के वो बियर के कब्स की तरह लगते हैं, बिकॉज दे आर वेयरिंग फरी एंड फनी क्लोथ्स. ठीक है, वो फर के कपड़े पहने होते हुए हैं जो बहुत ही फनी लगते हैं. तो उन्होंने जो बच्चे हैं उनको बियर के कब से कंपेयर करा है. ओके, और उन्होंने हमें बताया नेक्स्ट स्टैंजा में, विच वॉज द थर्ड स्टैंजा, जो हमने लास्ट पोएम में कवर किया था, लास्ट लेक्चर वीडियो में कवर किया था इस पोएम की, कि वो जो वहाँ के एल्डर्स हैं, जो नॉर्थलैंड के एल्डर्स हैं, जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, वो उन्हीं बच्चों को, अपने नॉर्थलैंड के बच्चों को, जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं, उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, विच इज़ अ क्यूरियस स्टोरी. मतलब इट्स एन अनयूजुअल स्ट्रेंज स्टोरी विच द पोएटिस फीबी डज नॉट बिलीव हरसेल्फ. ठीक है, फीबी को लगता है कि वो एक्चुअली ट्रू स्टोरी नहीं है, एंड येट she says कि though I do not believe that the story is true, I would still share it with you. I would still narrate it to my readers because the poetess think that we will be able to learn a very important lesson from the narrative, from the short story which has been told by the poetess through the poem. Okay, तो ये हमने सब फर्स्ट इसका पार्ट में कवर कर लिया था इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में. अब हम कंटिन्यू करेंगे कि वो कौन सी स्टोरी है जो वहाँ के एल्डर्स अपने बच्चों को बताते हैं और जो पोएटिस बिलीव नहीं करती कि वो ट्रू है, बट वो ये ज़रूर बिलीव करती हैं कि वो डेफिनेटली हमें कुछ सिखा के जाएगी, कुछ वो इम्पॉर्टेंट मैसेज देगी और हम लोग जो है, हम और आप जैसे जो रीडर्स हैं, वो उससे कुछ सीखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फोर्थ स्टैंजा एंड हेंस लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा में हमारे पोएटिस फीबी ने स्टार्ट कर दी है स्टोरी बतानी. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, आप देखेंगे कि जो स्टोरी उन्होंने स्टार्ट की है वो वंस से स्टार्ट करी है.
And we all are aware that this is how usually all fairy tale starts, right? Once upon a time there lived a man, once upon a time ये हुआ था, तो एक बार की बात है ये हुआ था. तो once मतलब एक बार की बात है, इस तरीके से पोएटेस ने स्टोरी को स्टार्ट किया है. When the good Saint Peter, गुड सेंट पीटर, गुड से वो क्या बता रहे हैं? गुड से वो बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे वो. ही वॉज अ वेरी गुड एंड नोबल ह्यूमन बीइंग. सो सेंट पीटर कौन थे? जैसे कि हमने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का वो उसमें भी डिस्कस किया था. ही वॉज एन अपोस्टल ऑफ द क्राइस्ट. अपोस्टल का क्या मतलब है? फॉलोअर या डिसाइपल. ठीक है, अपोस्टल का मतलब है फॉलोअर या डिसाइपल. ठीक है, तो सेंट पीटर जो थे वो फॉलोवर थे जीसस क्राइस्ट के. ठीक, एंड ही लिव्ड इन दी वर्ल्ड बिलो. वर्ल्ड बिलो से वो क्या कहना चाह रही है? दैट ही लिव्ड ऑन दी अर्थ. मतलब ही इज नो लॉन्गर अलाइव, राइट? ही इज डिसीज्ड. तो उस टाइम पे जब वो अर्थ पे रहते थे, ठीक है, ये उस टाइम की बात है. एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग. वॉक्ड अबाउट इट मतलब इट से वो क्या मतलब है? वर्ल्ड बिलो को रिफर कर रही है. वो अर्थ को ही यहाँ पे रिफर कर रही है इट से, कि वो वर्ल्ड बिलो यानी कि अर्थ पे रहते थे और उसके वहां पे घूमते थे, अर्थ पे घूमा करते थे. ही यूज्ड टू वॉक अराउंड इट प्रीचिंग. प्रीच करते हुए घूमते थे. प्रीचिंग्स आर रिलीजियस टीचिंग्स. ठीक है, रिलीजियस टॉक्स या रिलीजियस टीचिंग्स जहाँ पे हम धर्म की बात करते हैं. ठीक है, रिलीजियस टॉक्स या रिलीजियस टीचिंग्स. ठीक, जहाँ पे हम धर्म की बात करते हैं. और स्पेशली प्रीचिंग जो होती है वो उसमें जो स्पीकर होता है वो एड्रेस कर रहा होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल को. ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं, एक भीड़ होती है, ठीक है, या फिर एक झुंड होता है लोगों का. ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और उनको जो है सेंट पीटर, जैसे कि बाकी संत लोग जो हैं, जैसे हम जानते हैं ऋषि मुनि संत जो लोग हैं वो करते हैं, ऐसे ही सेंट पीटर भी प्रीचिंग कर रहे थे, रिलीजियस टीचिंग दे रहे थे, रिलीजियस टॉक्स कर रहे थे अ ग्रुप ऑफ पीपल से. और ऐसे ही वो करते थे. दिस वॉज अ शेड्यूल. ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे ये सब करते थे. व्हेन ही यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ एंड ही यूज्ड टू मूव अराउंड इट. जस्ट एज ही डिड, यू नो. जस्ट एज ही डिड, यू नो. वो हमें बोल रहे हैं यहाँ पे पोएटेस फीबी जो है हमें रेफर कर रही है कि जैसा वो करते होंगे. और आप सबको पता है कि जो संत लोग होते हैं, जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं आसपास और वो लोगों से बात करते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं धर्म के बारे में. ठीक, तो ये आपका फोर्थ स्टैंजा था. ठीक, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारे मेन कैरेक्टर का जो कि है सेंट पीटर. और इस स्टैंजा से हमारी जो स्टोरी है, जो इस पोएम के थ्रू हमें सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, शॉर्ट स्टोरी है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है. ओके, नाउ अगर हम इस स्टैंजा की राइम स्कीम देखें तो लाइक वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वीडियो कि राइम स्कीम जो है वो अक्रॉस सेम फॉलो करी है फीबी ने, विच इज ए बी सी बी. एंड वाई, अगर आप लास्ट वर्ड्स देखो, पीटर बिलो प्रीचिंग नो, तो पीटर के लिए ए हो गया राइम, हमने इसको ए असाइन कर दिया. बिलो इज बी बिकॉज इट डजंट राइम विद पीटर. प्रीचिंग इज सी बिकॉज इट डजंट राइम विद पीटर नॉर विद बिलो. एंड नो राइम्स विद बिलो, एंड जिसका जो है राइम स्कीम बी है, तो इसका हमने बी असाइन कर दिया इसको बी. तो हमारी राइम स्कीम होगी ए बी सी बी. Hence, the rhyme scheme of this stanza, just like the previous three stanzas that we had discussed in the last video, is A, B, C, D. Okay? And the next poetic device that has been used in this particular stanza is enjambment. Enjambment हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को जरूर याद होगा कि enjambment क्या होता है. जब एक लाइन जो होती है किसी भी स्टैंजा की वो प्रॉपरली खत्म नहीं होती है ना, और वो जो सेंटेंस जो उस लाइन में शुरू किया होता है पोएट ने या पोएटेस ने, वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू कर जाता है. ओके, तो जब सेंटेंस जो है नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू कर जाता है और वो जो पहली वाली लाइन है उसके एंड में कुछ पंक्चुएशन मार्क नहीं होता जो हमें इंडिकेट करे कि यहाँ पे सेंटेंस स्टॉप हो रहा है, ठीक, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस बोला जाता है. So basically enjambment is continued sentences without any usage of punctuation marks to indicate stop. So in this particular stanza enjambment कहाँ पे यूज हुआ है? आपकी फर्स्ट और सेकंड लाइन में यूज हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लाइन कंटिन्यू कर जाती है और वो सेंटेंस खत्म नहीं होता है और वो दूसरी लाइन में आ जाता है. कैसे? Once when the good Saint Peter lived in the world below. Good Saint Peter lived.
तो ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली कंटिन्यू कर गया है दूसरी लाइन में, और इस वजह से ये पहली लाइन में खत्म नहीं होता। एंड दैट्स द रीजन कि सेंट पीटर के बाद जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, राइट? सो द एंजैम्पमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा। आई विल स्टेप असाइड, आपको कुछ नोट करना है बोर्ड से तो आप नोट कर लीजिए, ओके? नाउ द फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम, व्हाट डज इट से? He came to the door of a cottage and traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. He कौन है यहाँ पे? सेंट पीटर, जिनके बारे में हमने इससे प्रीवियस स्टैंजा जो था उसमें पढ़ा था, उनका इंट्रोडक्शन दिया था फीबी ने कि सेंट पीटर जब अर्थ पे रहते थे, he was a religious teacher, so he used to go around on the earth, ठीक है? He used to go around on the land and used to meet people and give रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस लेक्चर वो देते थे लोगों को, ठीक है? तो उसी तरीके से जब वो अपना रिलीजियस टीचिंग्स देते हुए घूम रहे थे, ठीक है, लोगों से मिल रहे थे, तो व्हाइल डूइंग दैट, व्हाइल प्रीचिंग, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचे। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ पे घूम रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पे अब देखो सेकंड जो कैरेक्टर है हमारे स्टोरी का वो यहाँ पे एंटर करता है, वेरी लिटिल वुमन, ठीक है? तो जो वुमेन है, जैसे हमने थीम में पढ़ा था कि दिस इज अबाउट अ लेडी, ठीक है, जिसको कर्स कर देते हैं सेंट पीटर बिकॉज वो बहुत ग्रीडी होती है और उनकी ग्रीड की वजह से सेंट पीटर जो है गुस्सा हो जाते हैं। तो अब वो यहाँ पे हमारे सेकंड कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। तो जहाँ पे एक लिटिल वुमेन, एक छोटी जो लेडी थी, वो केक्स बना रही थी और उनको बेक कर रही थी ऑन दी हर्थ। हर्थ इज लाइक अ फायर प्लेस, ठीक है, इट्स लाइक अ फायर प्लेस जहाँ पे बेक करते हो, जहाँ पे आप कुक करते हो, ठीक है, जहाँ पे कुकिंग होती है। और कुकिंग कैसे होती है? वहाँ पे आग जलती है, ठीक, वहाँ पे आग जलती है किससे? स्टिक से, वुड से, कोल से, ठीक है, कोयले से या लकड़ी से आग जलाई जाती है फायर प्लेस में और उस पर कुकिंग की जाती है। तो वहाँ पे जो आपकी स्मॉल वुमेन है, स्मॉल लेडी है, वो बेक कर रही थी अपने केक्स को। सो दिस वाज द फिफ्थ स्टैंजा। इसकी अगर आप राइम स्कीम देखेंगे तो एंड के वर्ड्स देखें, कॉटेज, अर्थ, केक्स, हर्थ। तो अर्थ एंड हर्थ राइम, तो इसकी राइम स्कीम भी होगी ए बी सी एंड बी। सो राइम स्कीम फॉर दिस स्टैंजा इज ए बी सी बी, just like the previous ones. The second poetic device which has been used in this particular stanza is alliteration. Alliteration क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो आसपास ऑकर कर रहे होते हैं, आसपास होते हैं और उनका जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से बिगनिंग होती है, राइट? तो उसको alliteration बोलते हैं when two or more consecutive words begin with the same consonant sound. तो यहाँ पे alliteration जो है आपकी थर्ड लाइन में है, कैसे? woman was, तो यहाँ पे W साउंड का जो है रेपिटेशन हो रहा है, और फिर है आपकी फोर्थ लाइन में them the, ठीक है, तो यहाँ पे TH साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, द साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। तो ये आपकी एलिट्रेशन दो बार यहाँ पे ऑकर करती है आपके फिफ्थ स्टैंजा में। दिस वाज द फिफ्थ स्टैंजा। आपको कुछ नोट करना है बोर्ड से तो आप नोट कर लीजिए। लेट्स रीड द सिक्स्थ स्टैंजा। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो अब जो हमारे सेंट पीटर हैं वो उस कॉटेज के डोर पे आ चुके हैं जहाँ पे एक लेडी जो है, एक स्मॉल लेडी है, वो केक्स बना रही है और उनको बेक कर रही है हर्थ पे। एंड सिंस ही वाज फेंट विद फास्टिंग, फेंट मतलब ही वाज फीलिंग अ बिट वीक, ठीक है, और ही वाज आल्सो फीलिंग अ बिट डिजी। डिजी मतलब लाइट हेडेड, ठीक है, डिजी मतलब लाइट हेडेड। जैसे जब आप कुछ खाते नहीं हो, ठीक है, बहुत टाइम हो जाता है कुछ खाए हुए, तो आपको सर में जो है थोड़ा हल्कापन सा लगने लगता है, सर घूमने सा लगता है, ठीक है, और आपको वीकनेस आती है। सो ऐसे ही वो फेंट फील कर रहे थे, ही वॉज वीक, ठीक है, एंड ही वॉज फीलिंग अ बिट डिजी, थोड़ा लाइट हेडेड फील कर रहे थे वो, ऐसा लग रहा था चक्कर, हल्के से चक्कर से आ रहे थे विथ फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स जब खाना नहीं मिलता है, आप खाना नहीं खाते हो। फास्टिंग इज बेसिकली जब आपने कुछ खाया नहीं होता है एक लॉन्ग टाइम से, जैसे जब आप व्रत रखते हैं उसको फास्टिंग बोलते हैं, क्योंकि व्रत में आप यूजुअली व्हेन यू आर फास्टिंग, जब आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं,
तो आप कुछ खाते नहीं हैं लंबी ड्यूरेशन तक। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सेंट पीटर्स थे उन्होंने भी कुछ खाया नहीं था, ठीक है। द एंटायर डे हैड पास्ड, पूरा दिन चला गया था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। एंड ही वाज फीलिंग वीक बिकॉज ऑफ दैट, ही वाज फीलिंग अ बिट लाइट हेडेड फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन जो है ऑलमोस्ट बीत चुका था, पूरा दिन खत्म हो चुका था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। हर कौन है? द लिटिल वुमन, जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो अपने कॉटेज में केक बना रही थी, ठीक है, और उनको बेक कर रही थी, ठीक। तो उन्होंने, सेंट पीटर ने पूछा लिटिल वुमन से फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक पूरा स्टोर ऑफ केक्स है, तुम्हारे पास बहुत सारे केक्स हैं जो तुमने बनाए रखे हैं, ठीक है, और मैं उन्हें देख सकता हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारे केक्स रखे हुए हैं, तो गिव मी अ सिंगल वन, कि मुझे एक जो है उसमें से केक तुम दे दो, बिकॉज मुझे भूख लगी है, मैंने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, एंड आई एम फीलिंग वीक एंड आई एम फीलिंग अ बिट लाइट हेडेड। ओके, सो इस स्टैंजा में यही हुआ बेसिकली कि फर्स्ट कॉन्वर्जेशन हुई जो सेंट पीटर है और उस वुमेन की, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सिंस आई हैव नॉट हैड एनीथिंग, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग द एंटायर डे एंड आई हैव बीन ऑन फास्टिंग, सो आई एम फीलिंग अ बिट डिजी, आई एम फीलिंग वीक एंड आई माइट फेंट, ठीक है, और इस वजह से आप मुझे एक केक दे दो उतने सारे केक्स में से जो आपके पास रखे हैं और जो आपने बेक कर रखे हैं, राइट। इस स्टैंजा की राइम स्कीम देखें तो वो भी लाइक द प्रीवियस वन इज ए बी सी बी, बिकॉज डन जो है इट राइम्स विद वन, सेकेंड और फोर्थ लाइन के जो एंड वर्ड्स हैं वो राइम करते हैं और बाकी और कुछ राइम नहीं कर रहा है, राइट। द सेकेंड पोएट्री डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन, which has been used in the very first line of the sixth stanza, faint and fasting। तो जो F साउंड है वो रिपीट किया गया है और इसीलिए इस वाली लाइन में एलिट्रेशन यूज की गई है फेंट फास्टिंग में। ओके, so this was your sixth stanza. So let's read what does the seventh stanza of our poem say. So Phoebe क्या कहती है seventh stanza में? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made. She से जो है फीबी किसको रेफर कर रही है? The little woman, the little lady जो कॉटेज में थी, ठीक है, और जिसका केक का स्टोर था, जो केक बेक कर रही थी हर्थ में, उस फायर प्लेस में, ठीक है। So she made, the little woman made a very little cake. अब सेंट पीटर ने देखा, वो कॉटेज के डोर पे गए, उन्होंने देखा कि जो एक लिटिल वुमेन है, एक स्मॉल लेडी है, वो केक बेक कर रही है, उसका केक का स्टोर है, वहाँ पे बहुत सारे केक रखे हुए हैं। तो जब उन्होंने इतने सारे केक्स को देखा एंड सिंस ही वाज फीलिंग रियली हंग्री एंड ही वाज अबाउट टू फेंट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग इन द एंटायर डे, तो उन्होंने उनसे बोला कि आपका इतने सारे केक है, इसमें से मुझे एक केक दे दो। बट इसी फर्स्ट लाइन से हमें ये समझ आ रहा है कि जो ये हमारी लिटिल वुमेन है, ये बहुत ही ग्रीडी है और ये बहुत ही सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनके पास इतने सारे केक्स रखे थे उसमें से केक ना देके शी स्टार्टेड मेकिंग अ फ्रेश वन फॉर द सेंट पीटर, और आउट ऑफ गुडविल नहीं, इसलिए बिकॉज उनको लगा कि जो उनके पास सारे केक्स ऑलरेडी बने हुए रखे हैं वो बहुत बड़े हैं एंड सिंस उनको ये वाला केक फ्री में देना पड़ेगा, शी डिड नॉट वांट टू गिव एनी बिग केक फॉर फ्री फॉर जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट पेइंग हर, तो उसको लगा कि उन्हें नहीं देना चाहिए कोई भी बड़ा केक उसे, और इस वजह से उन्होंने इतने सारे केक्स में से कोई केक ना देके उन्होंने एक नया केक बनाना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने बहुत छोटा सा केक बनाया, ठीक है, उसका केक का बहुत छोटा सा बेस तैयार किया, ठीक। बट एज इट बेकिंग ले, आपने देखा होगा और आप फेमिलियर हो केक के प्रोसेस से, तो केक कैसे बनता है, पहले उसका एक बेस बनाया जाता है, राइट। उस बेस को आप एक कंटेनर में रखते हैं और फिर उसको आप ओवन में या जहाँ भी जैसे भी आप उसको बेक करेंगे आप उसमें रख देते हैं, और बेकिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो वो बेस है वो फूल जाता है, ठीक, और जब वो फूल जाता है तो जितना बेस का साइज होता है उससे केक जो है कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जो आपका एंड रिजल्ट जो होता है उस केक बेकिंग का वो थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू जो आपने बेस बनाया था, ठीक। तो
जब उन्होंने वो छोटा सा केक बना दिया, मतलब केक का बेस बना दिया, और फिर उन्होंने उसको बेकिंग के लिए रखा, लिटिल वुमेन ने, उन्होंने देखा कि जब वो हर्थ में रखा हुआ था और वो उसकी बेकिंग हो रही थी तो वो बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है। और जब उन्होंने उसको देखा हर्थ में रखे हुए कि ये फूल रहा है, ये बड़ा हो रहा है, व्हाट डिड शी थिंक? शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीन। उन्होंने देखा उसको एज इट बेकिंगली, जब वो बेक हो रहा था इन द हर्थ, ठीक है। जब वो हर्थ में बेक हो रहा था तो उन्होंने देखा उस पे, और उन्होंने रियलाइज करा कि इट वॉज टू लार्ज टू गिव अवे, कि वो वाला केक जो है वो भी बहुत बड़ा था किसी को देने के लिए, किसी को फ्रीबी, एज अ फ्रीबी देने के लिए, किसी को फ्री में देने के लिए वो केक भी बहुत बड़ा था। एंड बीइंग अ सेल्फिश लेडी एंड बीइंग अ ग्रीडी लेडी, शी डिड नॉट वांट टू गेट पार्ट विद इट, शी डिड नॉट वांट टू लेट इट गो, बिकॉज शी वाज नॉट गोइंग टू अर्न एनी मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केक। उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे उस केक के। और जब उन्होंने उसको बेक होते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि नहीं, ये केक भी बहुत बड़ा है और बाकी जैसे केक जो ऑलरेडी बने हुए रखे हैं उनकी तरह इसको भी मैं नहीं दे सकती, ठीक। तो अब देखिए कि वो कितनी ग्रीडी है। और जैसे कि हमने पोयम की स्टार्टिंग में भी समझा था कि जो ये सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का वो इसी बारे में है कि कैसे एक लेडी जो होती है वो अपनी ग्रीडीनेस की वजह से, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से सेंट पीटर को एंग्री कर देती है एंड शी एंड्स अप बीइंग कर्स्ड बाय हिम। तो उनके हिसाब से, और गिवन दैट शी इज अ माइजर लेडी, माइजर मतलब कंजूस, ठीक है, माइजर, ठीक है, माइजर मतलब कंजूस। तो वो इतनी कंजूस लेडी थी, उन्होंने भी अपने हिसाब से शी टुक अ वेरी लिटिल केक, उन्होंने जो बेस था बहुत थोड़ा सा लिया, ठीक है। बट वो बेस भी जब केक बेक हो गया उसके बाद वो बेस भी उन्होंने, वेरी लिटिल बेस भी केक का बहुत लार्ज लगने का, वो भी टू लार्ज लगने लगा टू गिव अवे, कि देने के लिए तो ये भी बहुत लार्ज है। जो वो बहुत छोटा सा केक है बेस का, वो भी बहुत लार्ज लगने लगा उन्हें देने के हिसाब से, ठीक है। सो सच वॉज द एक्सटेंट ऑफ हर ग्रीडीनेस, राइट। सो दिस वॉज द सेवेंथ स्टैंजा। इसकी अगर हम राइम स्कीम देखें सो इट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस स्टैंजाज, A B C B, because lay rhymes with away and cake and seem do not rhymes with any of the other words. तो rhyme schemes की है A B C B. The second poetic device which has been used in the seventh stanza by Phoebe is enjambment. Enjambment कहाँ यूज हुआ है और इसमें आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन में। थर्ड और फोर्थ लाइन में कैसे? बिकॉज थर्ड में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, वो वहां पे नहीं खत्म होके फोर्थ लाइन तक कंटिन्यू कर जाता है एंड दैट्स द रीजन कि थर्ड लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। क्यों? दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो ये जो कॉन्टिन्यूशन है सेंटेंस की, ये नेक्स्ट लाइन में जा रही है स्टैंजा के, और यही रीजन है थर्ड लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, राइट। सो दिस वाज द सेवेंथ स्टैंजा। आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ लेट्स रीड what does the poetess say in the eighth stanza. Therefore she needed another, and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो जब हमारी जो लिटिल वुमेन है उसको हमें सेल्फिशनेस का पता लग चुका है कि वो कितनी ग्रीडी है, तो जब हमारी माइजर ग्रीडी लिटिल वुमेन ने पहले वाला केक बनाया, ठीक है, छोटा सा बनाया अपने हिसाब से, ठीक है, उसको जैसे बेकिंग के लिए रखा तो वो उनको तब बड़ा लगा, तो इस वजह से उन्होंने दूसरा जो है दूसरे के लिए आटा गूंदना स्टार्ट करा। Therefore she needed another. Needed मतलब आटा गूंदना, ठीक है, to make dough from flour, राइट। तो जब उन्होंने आटा गूंदना स्टार्ट किया दूसरे वाले के लिए, ठीक, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और ये भी जो है छोटा सा ही वो गूंद रही थी, छोटा सा ही वो बेस बना रही थी अपने केक के लिए जो उनको देना था सेंट पीटर को। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, बट ये वाला भी जब उन्होंने उसको आटा गूंदने के बाद, ठीक है, फ्लोर में से डो बनाने के बाद जब उन्होंने उसको भी बेस बना के और बेकिंग के लिए रखा तो उन्होंने देखा कि इट वॉज एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो वो वाला भी उन्हें जब बेकिंग के लिए रखा उतना ही बड़ा लगा जितना कि प्रीवियस वाला था, जिसको बनाने के बाद उनका मन नहीं किया था कि वो उसको सेंट पीटर्स को दे दें। तो उसी तरीके से इस वाले केक को बनाने के बाद भी, वैसे तो उन्होंने इसके लिए
दोबारा से आटा गूंदा छोटा सा बनाने के लिए, ठीक है। उन्होंने बने बनाए में से नहीं दिया बिकॉज शी वॉज ग्रीडी, ठीक। दोबारा आटा गूंदने के बाद भी और बेस बनाने के बाद भी, छोटा सा बेस बनाने के बाद भी जब उन्होंने बेकिंग के लिए रखा, ये भी उन्हें इतना बड़ा लगा कि शी वॉज नॉट रेडी टू गिव इट अवे टू सेंट पीटर बिकॉज शी थॉट शी वॉज सेल्फिश एंड शी थॉट शी कैन नॉट गिव सच अ लार्ज थिंग टू समवन फॉर फ्री, और उसको ये नहीं देना चाहिए. So she was not ready to give anything for free, especially when she thought that particular cake was a huge one and she should actually give him a very small one. और उनको ये वाला भी जो है small नहीं लग रहा था, ये भी उनको बहुत बड़ा केक लग रहा था. Okay, so this was the 8th stanza. इसकी rhyme scheme is A, B, C, B, just like the previous ones. And the second poetic device used in the 8th stanza by Phoebe is alliteration. ठीक है, alliteration कहाँ पे यूज हुआ है? आपकी सेकेंड लाइन में स्टैंजा की. स्टिल स्मॉल, ठीक है, स्टिल अ स्मॉलर वन, तो स्टिल स्मॉलर, तो यहाँ पे एस साउंड जो है वो रिपीट हुआ है. सो दिस इज योर एलिट्रेशन इन द 8th स्टैंजा. ओके, सो with this we conclude the second part of your lecture, A Legend of the Northland. ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी जो है 3 स्टैंजास कवर कर चुके थे एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम वी हैड डिस्कस्ड. विद 8th स्टैंजा वी कंक्लूड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो, जहाँ पे हमने जो 4th से 8th स्टैंजास हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को समझा. ठीक है, एंड आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज स्टैंजास. अगर आपको समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जो है सीख सकें. ठीक है, और आप भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकें. शेयर द नॉलेज बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू इट, एंड अपने व्यूज हम तक कमेंट सेक्शन के द्वारा पहुंचाना ना भूलें. ओके, so till we meet next, thank you so much and take care.